नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल SC24x7 में, जहां पर आप लोगों को पता है भारत के भूगोल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो भी तथ्य हैं, सामान्य जानकारियां हैं, जो भी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन सारे बिंदुओं को हमारे इस चैनल द्वारा आपके सामने डिस्कस किया जाता है। अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और भारत के भूगोल से संबंधित आप अपनी जानकारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को ज्वाइन करिए, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। देखिए, हम जैसा कि आपको पता है भारत के भूगोल में हम भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे। अपवाह तंत्र में हमने सबसे पहले जो हिमालयी अपवाह तंत्र है उसको हमने पढ़ने का यहाँ पर प्रयास किया था। हिमालयी अपवाह तंत्र में हमने पीछे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया है, उस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। जो भी उससे महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको हमने वहां पर देख लिया था। अब आज हम बात करने वाले हैं हिमालयी नदी तंत्र में एक अंतिम वाला बचता है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाता है। तो आज में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ही जानने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत से बहती हुई चीन में आती है, चीन से फिर भारत में प्रवेश कर जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, चीन से होता है। चीन से भी कहाँ, तिब्बत से होता है। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ से होता है, इसका उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के निकट कहां पर होता है, इसका उद्गम तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के निकट, जो आपका कैलाश मानसरोवर है के निकट, कैलाश मानसरोवर के पास से होता है। कहां से होता है, इसका उद्गम होता है, जिस ग्लेशियर का नाम है वो कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहां पर, ये कैलाश मानसरोवर है ना, उसी के पास में पड़ता है, वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब इसका उद्गम होता है तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है। जब इसका उद्गम होता है तिब्बत में, जब ये निकलती है तिब्बत में, इस नदी को, इस नदी को शांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं तिब्बत में, तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ये नदी किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करती है, आगे बढ़ती है चाइना से होती हुई और भारत में कहां से प्रवेश करती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में ब्रह्मपुत्र, भारत में सांगपो नदी किस नाम से, अभी हम इसको सांगपो के ही नाम से जानते हैं। भारत में सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है।
कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में इसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? भारत में इसका एंट्री पॉइंट होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां बहती हैं, एक का नाम है लोहित, एक का नाम है दिबांग। अरुणाचल प्रदेश की लोहित और दिबांग, लोहित और दिबांग दो नदियों की संयुक्त जल धारा किसमें मिलती है? जलधारा शांगपो में मिलती है, शांगपो से मिलती है। जब सांगपो से लोहित और दिबांग दो नदियों की संयुक्त जलधारा मिल जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नदी कहां पर पहुंचती है? ब्रह्मपुत्र में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है। ब्रह्मपुत्र कहां पर होती है? असम में पहुंचने पर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसको कहां कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी इसको कहा जाता है असम में। असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम में ये क्या काम करती है? असम में ही एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। असम में ब्रह्मपुत्र एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसका निर्माण करती है? एक द्वीप का निर्माण करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है माजुली। इस द्वीप को माजुली कहते हैं। माजुली कहा जाता है। माजुली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको माजुली कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित द्वीप का क्या नाम है? माजुली द्वीप है। विश्व में कोई भी नदी इतना बड़ा द्वीप नहीं बनाती जितना बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसको क्या कहा जाता है? माजुली कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये कहां पहुंचती है? उसके पास ये पहुंचती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। आगे चल के ये जब दोनों मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। मेघना कहते हैं। ठीक है। और ये दोनों की संयुक्त धारा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ये जाकर बंगाल की खाड़ी में एक साथ दोनों नदियां मिलके
जब मिल जाती हैं तो क्या नाम पड़ जाता है इनका, मेघना पड़ जाता है। और वही मेघना नदी जो है ना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने कुछ बातें थी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जलमार्ग भी है जो कहां से कहां तक है, सदिया से धुबरी तक, ठीक है ना, सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जलमार्ग भी है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जलमार्ग है जिसका नाम क्या है, सदिया से धुबरी तक है, जिसको जो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यहाँ पर हमने बात की ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, कैलाश मानसरोवर के पास से होता है। तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ये सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यही नदी कहां से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। वहां पर दो नदियां और मिलती हैं इसको, एक का नाम होता है लोहित और एक का नाम होता है दिबांग नदी। उन दोनों नदियों की संयुक्त धारा आकर सांगपो में मिल जाती है, और सांगपो में मिलने के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर ये कहाँ पहुंचती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में पहुंचती है, और असम में ही इसका क्या नाम पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ जाता है। जब ब्रह्मपुत्र आगे बढ़ती है असम में तो एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्या नाम है, माजुली। इस नदी द्वीप का नाम क्या है, माजुली है। और उसके बाद जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, बांग्लादेश में पहुंचने पर इसी ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की संयुक्त धारा को जब ये बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां गिरती हैं, जाके वहां पर मिलती हैं, तो इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है, जो कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये हमारी थी आपकी पर्वत हिमालयी नदियां। उसके बाद हम आगे आपके सामने लाने वाले हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अभी तक हमने तीन नदी तंत्रों की बात की है, एक तो गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ये थी हिमालयी नदी तंत्र की तीनों नदियां। अब हम बात करने वाले हैं कौन सी, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जो हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, इसको भी हमने कितने भागों में बांट रखा है, इसको भी दो भागों में बांट रखा है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का मतलब होता है जो अप्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को भी हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग कौन सा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और कहां जाकर गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है। तो पहला भाग हमने किस में रखा है, प्रायद्वीपीय नदियों का हमने पहला भाग रखा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी हैं जो क्या होता है, जो आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहेंगी वो कौन सी हैं, वो आपकी सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं। जैसे बात की जाए, यहां पर हम देखते हैं ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इस प्रायद्वीपीय भाग में ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इस प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियां निकलती हैं वो दो क्रम की नदियां हैं। एक तो कुछ नदियां ऐसी हैं, इधर आपका क्या है, इधर आपका अरब सागर है,
इधर क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जो कहां से निकलती हैं, इधर से निकलने के बाद, और किधर को उनकी गति रहती है, वो इधर को आती हैं। कहने का मतलब यहां से निकलने के बाद बहती हुई कहाँ गिरती हैं आकर, इधर को गिरती हैं आकर। तो इनको क्या कहा जाता है, जो नदियां ऐसे आकर इधर गिरती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको अरब सागर में गिरने वाली नदियां कहा जाता है, इनको अरब सागरीय नदी भी कहा जाता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम यहाँ से होता है लेकिन वो निकल जाती कहाँ है, इधर को बहती हैं, तो वो इधर को बहती हुई जाती हैं। जो इधर को बहती हुई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनको क्या कहते हैं, इनको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं उनको कहा जाता है अरब सागर की नदियां, और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं उनको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां भारत की प्रायद्वीपीय भाग की गिरती हैं। दो तीन नदियों के तो आप नाम जानते ही हैं। सबसे पहली नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, जाकर अरब सागर में। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम और है एक, इनका दूसरा नाम होता है एस्चुरी बनाने वाली नदियां और डेल्टा बनाने वाली नदियां। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां और डेल्टा बनाने वाली नदियां। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नदमुख बनाती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सभी क्या बनाती हैं, ये डेल्टाई नदियां होती हैं, डेल्टा बनाने वाली। ठीक है, ये डेल्टा भाग बनाने वाली नदियां होती हैं। और ये क्या बनाती हैं, ये सभी ज्वार नदमुख बनाती हैं, ज्वार नदमुख, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको एस्चुरी बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी बनाने वाली नदियां और डेल्टा बनाने वाली नदियां। तो नर्मदा हो गई, दूसरी आपकी तापी हो गई है, ताप्ती, आप ताप्ती लिख लीजिए, तापी नदी हो गई। एक आपकी शरावती नदी है, शरावती नदी। एक आपकी कौन सी है, भरतपूजा नदी है। ये चारों नदियां कहाँ गिरती हैं, जाकर अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद और कौन सी है, एक पेरियार नदी है, पेरियार नदी, ये भी कहां पर गिरती है जाकर, ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है जाकर। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है भादरी नदी, भादरी नदी। उसके बाद आती है काली नदी, काली नदी, ये भी कहां पर जाकर गिरती है, ये भी आपकी अरब सागर में ही गिरने वाली नदी है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है बैतरणी नदी। क्या नाम इसका, बैतरणी नदी, बैतरणी नदी। ये नदियां आपकी कहां पर गिरती हैं जाकर, ये सभी पूर्व से बहती हुई कहां को जाती हैं, पश्चिम की तरफ जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है आपका महानदी का, महानदी का नाम आता है महानदी। फिर उसके बाद आता है गोदावरी नदी, गोदावरी, गोदावरी नदी। उसके बाद इसी में आपकी आ जाती है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। इसी में आपकी आ जाती है कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो आपकी महानदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई। इसी में आपकी आ जाती है स्वर्ण रेखा नदी, भी इसी में आ जाती है। इसी में आपकी बैगई नदी आ जाती है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसी में आपकी आ जाती है पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। इसी में आ जाती है आपकी बैगई नदी,
बह गई नदी। और इसी में एक और आपकी आ जाती है जिसका नाम है पलार नदी। तो ये इतनी नदियां हैं, ये कहाँ जाकर गिरती हैं? पलार नदी। ये नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और ये नदियां गिरती हैं आपकी अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? आपके सामने लिखी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो इन सभी नदियों को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो कौन सी नदियां हैं जो जाकर सीधे अरब सागर में गिरती हैं, पूरब से बहती हुई पश्चिम की तरफ जाती हैं, और इसी में एक नदी तुम्हारी कौन सी है जो पश्चिम से बहते हुए पूर्व की तरफ जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने पर ये किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियां किसका निर्माण करती हैं? ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इन नदियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक नदी को, इनका उद्गम कहां से होता है, कौन कौन से राज्य में बहती है, और कहां जाकर ये क्या करती हैं, अपना डिस्चार्ज करती हैं, कहां पर जाकर ये नदियां खत्म हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाली क्लास में हम मिलेंगे आपके साथ फिर से इन्हीं नदियों की जानकारी लेकर, जिसमें हम हर नदी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप अगली वाली क्लास को ज्वाइन करिए अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन सारी नदियों के बारे में। तो मिलते हैं कल फिर इसी के नेक्स्ट टॉपिक में इन नदियों की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी क्लास, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आप अगर हमारे पीछे वाले टॉपिक्स को देखना चाहते हो, शुरू से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं फिर इसी के नेक्स्ट टॉपिक में।